दुनिया भर के बाजारों से आज है जबरदस्त उछाल के संकेत और कल की तेज गिरावट और ब्याज दरों में बढ़ोतरी के बाद आज वायदा कारोबार के हफ्ते की एक्सपायरी के एक्शन पर रहेगा फोकस। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइन में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। बहुत ही बढ़िया संकेत आते हुए दिख रहे हैं कल की क्लोजिंग के विपरीत। आज तो मूड माहौल अच्छा है सर, बताएं इस अच्छे मूड के लिए बड़े संकेत क्या हैं? बड़े संकेत अमेरिका से आते दिख रहे हैं दीप, और बड़े तगड़े संकेत है। अमेरिकी फेड ने ब्याज दरें बढ़ाई है 0.5% उम्मीद के मुताबिक, लेकिन आगे के लिए जो आउटलुक दिया उससे अमेरिकी बाजारों में शानदार तेजी आते दिखी है। डाउ लगभग 1000 पॉइंट कूदता हुआ नजर आया है, वहीं नेस्डेक में 400 पॉइंट से ज़्यादा की तेजी बनती हुई दिखी है। एसडीएक्स निफ्टी भी 150 पॉइंट ऊपर आपको इस वक्त नजर आएगा। और नतीजों के लिहाज से फुल फ्लैज एक्शन है। कल बाजार बंद होने के बाद आए हैं ढेर सारे नतीजे, और आज भी वायदा कारोबार में निफ्टी की कंपनियों के नतीजे तो नहीं है, लेकिन वायदा कारोबार के नतीजों की लंबी लिस्ट है। और कैश मार्केट में भी तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी भरपूर रहने वाला है, और इसके साथ ही एक ट्रिगर और आज हफ्ते की एक्सपायरी भी। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए आज के ढेरों ट्रिगर्स जहां पर रखनी है नज़र। ऑफ कोर्स LIC IPO को भी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, उस पर भी अनिल जी से एक सवाल पूछेंगे। बट समझते हैं सर, ये जो ग्लोबल मार्केट्स में हुआ है, रेट्स बढ़ना सबको मालूम था, बट उसके बाद ऐसा क्या कुछ दिखा बाजार को कि पॉलिसी के बाद एक वन वे शूट रैली हुई, 3% ऊपर 900 से ज्यादा पॉइंट का उछाल डाउ में आते हुए दिखा? क्लैरिटी हाँ। बाजार को समझ में आ गया कि आगे क्या होने वाला है। और ये तो सबको पता था कि 0.5% ब्याज दरें बढ़ेंगी, और उतनी ही बढ़ी, तो वो तो हमें पता ही था कि प्राइस में है और लोगों को पता है। लेकिन फेड चेयरमैन क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं, आगे क्या करने वाले हैं, अगर ये बात साफ हो जाए तो बाजार अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। और उसमें सबसे बड़ी बात जो बाजार को पसंद आई वो ये कि वैसे तो दीप देखा जाए तो 22 साल में पहली बार ऐसा हुआ है अमेरिका में कि एक साथ 0.5% ब्याज दरें बढ़ी हो। 2000 में पिछली बार ऐसा हुआ था जब एक ही बार में 0.5% ब्याज दरें बढ़ाई हो। लेकिन डर बाजार को ये कि अभी तो 0.5% बढ़ाई ठीक है, आगे चलते हुए 0.5% भी बढ़ा सकते हैं, मतलब नया रिकॉर्ड बनाने की कोशिश में फेड चेयरमैन रहेंगे। और फेड चेयरमैन ने ये साफ कहा है कि हम 0.5% दरें बढ़ाने के पक्ष में नहीं है, 0.75% नहीं बढ़ेगी। बस इतनी बात काफ़ी थी बाजारों को रिलीफ देने के लिए। इसका मतलब ये कि एग्रेसिवली ब्याज दरें नहीं बढ़ेंगी, एक तो सबसे बड़ा पॉजिटिव संकेत वहां से आता हुआ दिखा। दूसरा पॉजिटिव संकेत यह है कि 1 जून से वो $47 बिलियन अपने बॉन्ड्स बेचना शुरू करेंगे, जो धीमे धीमे करते $90 बिलियन तक लेकर जाएंगे। ये भी टाइमलाइन उन्होंने एकदम साफ दी है और बाजार को तैयार होने के लिए मौका दिया है। तो वो भी एक चीज बाजार को पसंद आई कि लिक्विडिटी आप एकदम से नहीं निकालेंगे। राइट, जैसे आपने धीमे धीमे लिक्विडिटी डाली और लगातार डाली, वैसे ही धीमे धीमे आप बॉन्ड्स वापस बेचेंगे और लगातार बेचेंगे। तो वो दूसरा कदम था फेड का जो पसंद आता हुआ दिखा है। तीसरी बात यह है कि आप ब्याज दरें कहां तक बढ़ाएंगे। अब 0.1% की रेंज में ब्याज दरें आ गई जो 0 पर थी, लगभग 0 के आसपास, तो बढ़ाएंगे कब तक? 2.5% बढ़ा तक कर रुक जाएंगे, 2% पे रुकेंगे, 3 पर रुकेंगे, 3.5 जाएंगे, 4 जाएंगे, अलग अलग अंदाज हो सकते हैं। आमतौर पर लोग अंदाजा ये लगा रहे थे कि 3 से 3.5% की रेंज में जाकर कहीं न कहीं फेड रुक जाएगा कि हाँ इतनी ब्याज दरें हमारे लिए सफिशिएंट है। लेकिन फेड चेयरमैन ने उसके विपरीत जो बयान दिया वो ये कि हम ये देखेंगे कि ब्याज दरों का कितना असर पड़ रहा है। अगर महंगाई काबू में आ जाती है, जो कि हमें लगता आएगी, तो फिर हम वो डेटा देखकर डिसाइड करेंगे कि हमें कहां जाकर रुकना है। तो ये 3 बड़ी बातें थी, लेकिन इनमें सबसे बड़ी बात जो थी रिलीफ देने वाली वो है कि 0.75% एक बार में नहीं बढ़ेंगी, और उसने बाजारों को काफी सहारा दिया। एक ये तो बात हुई जो फेड ने कहा है। दूसरी बात पर आइए दीप, 2 चीजें हैं जो बाजार में इंटरेस्टिंग है अमेरिकी बाजारों में। पहली चीज तो है कि जो भारी उतार चढ़ाव अमेरिकी बाजारों में पिछले 2 हफ्ते 3 हफ्ते से दिख रहा है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। 900 पॉइंट बढ़ जाने का मतलब उतार चढ़ाव नहीं है, ये नहीं मान सकते। बढ़ना भी और घटना भी, उतार चढ़ाव में दोनों ही आता है, उतार भी आता है और चढ़ाव भी आता है। राइट, बिल्कुल। सो अमेरिकी बाजारों की वॉलेटिलिटी बरकरार है। 2 दिन अमेरिकी बाजार क्लोजिंग बेसिस पर खामोश रहे इस मीटिंग के ठीक पहले, लेकिन इंट्राडे में आप देखिए पूरी उछल कूद करके आए। राइट, सो अमेरिका में अभी भी वॉलेटिलिटी खत्म नहीं हुई है। हम ये अंदाजा लगा रहे हैं कि अब फेड की मीटिंग के बाद ये उछल कूद कम हो जानी चाहिए, रेंज छोटी हो जानी चाहिए। 900, 500, 800, 1000 पॉइंट का ऊपर नीचे होना दिन के दौरान और बंद होना, ये हमारी बर्दाश्त के बाहर है। चाहे अच्छे बंद हो चाहे खराब बंद हो, दोनों तरफ हैंडल करना इसको मुश्किल काम है, अंदाजा लगाना मुश्किल काम है। डाउ फ्यूचर्स कोई अलग तस्वीर दिखाता है, खुलते कुछ और है, बंद कहीं और जाकर होते हैं। नेक्स्ट डाउ फ्यूचर्स फिर से आपको कंफ्यूज रखता है। सो बेहतर है कि अमेरिकी बाजार अब धीमे धीमे अपनी इतने बड़े उतार चढ़ाव को कम करके, काबू में करके अब सीमित दायरे में ट्रेड करना शुरू करें, जो कि मेरा मानना है अब होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब बड़ा ट्रिगर जो था
वो यहाँ का निकल चुका। अब नेक्स्ट ट्रिगर जिस पर अमेरिकी बाजार ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, डायरेक्शन लेने की कोशिश करेंगे, वो या तो आ सकता है कोविड से, जो चाइना में कोविड के मामले बढ़े, अगर वो चाइना तक ही सीमित रह जाए, बाद में दुनिया भर में ना फैले, तो एक वो ट्रिगर है अगर खराब होने का हो तो। दूसरा ट्रिगर अगर खराब होने का कोई होता है तो रशिया यूक्रेन वाला मामला जो हम भूल चुके हैं, हमारे लिए ट्रिगर नहीं है। यही बड़ी सबसे चीज होती है, जिस ट्रिगर को आप ट्रिगर नहीं मानकर चलते हैं वही ट्रिगर बन जाता है। हाँ, तो अगर कहीं रशिया यूक्रेन का और 9 मई आपके सामने आ रही है, सो इसलिए वो ये दो चीजों पर ध्यान रखना है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये खराब हो ही जाएंगी, लेकिन अगर कुछ बदलना है तो इन दो चीजों से बदलेगा, क्योंकि ये दोनों चीजें ऐसी है जो सीधे सीधे कमोडिटीज के दाम पर असर डालेंगी। यस सर, है ना। कमोडिटीज के दाम गिरने तो भी इन दो फैक्टर की वजह से गिरेंगे और बढ़ने तो भी इन दो फैक्टर की वजह से बढ़ेंगे। करेक्ट। सो इसलिए ये दो फैक्टर पर अब हमें नजर रखनी है। ब्याज दरों वाला, इन्फ्लेशन वाला फैक्टर काफी हद तक हम पीछे छोड़ चुके हैं। नो डाउट इन्फ्लेशन के आंकड़े आएंगे, उसके दम पर अमेरिकी बाजार अभी भी एक्शन दिखाएंगे, लेकिन अब वो फैक्टर हमारे लिए पीछे हो गया। सो मेरा ये मानना है कि एक कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण ये कि इस फेड की मीटिंग के पहले अमेरिकी बाजार बेहद हल्के थे। एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी अच्छे लोगों से नहीं पचती। बड़े बड़े ट्रेडर्स का मतलब ये कि जिनको अनुभव है 10, 20, 25, 30 साल का ट्रेडिंग करने का या निवेश करने का, वो नहीं पचा पाते। बड़े निवेशक वो हैं जिनके पास पैसे बहुत सारे हैं, लेकिन बहुत पैसे हो तो भी आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि हजार पॉइंट डाउ रोज ऊपर नीचे होगा तो मैं अपनी ट्रेडिंग पोजीशन बचा पाऊंगा। तो अच्छे ट्रेडर्स पिछले 2-3 हफ्तों में निपट गए इस उतार चढ़ाव में। अमेरिका में पोजीशंस हल्की थी, तो हल्की पोजीशंस पर जब आप किसी बड़ी इवेंट में जाते हैं और थोड़ा सा भी अच्छा है तो इस तरह से भाग जाते हैं। भारी पोजीशन पर आप किसी इवेंट में जाएं और थोड़ा सा भी खराब आए तो तेज गिर जाते हैं। तो अमेरिकी बाजारों का रिएक्शन दोनों चीजों पर मिलाकर है। फंडामेंटल रीजंस जो अमेरिकी फेड की तरफ से आए, टेक्निकल रीजन हल्के बाजार, और इन दोनों ने मिलकर 900 पॉइंट की मजबूती डाउ को दी है। बिल्कुल। तो चलिए, वहां से तो पूरा सहारा मिल ही गया। अगर पॉलिसी पर रिएक्शन की बात करें तो एक बार पॉलिसी पर रिएक्शन हमारे बाजार से भी ले लेते हैं। जितना सरप्राइज पॉजिटिवली अमेरिकी बाजार हुए, उतना ही सरप्राइज नेगेटिवली हमारे बाजार हुए। ये आउट ऑफ टर्न पॉलिसी का आए कहां से गई? देखिए, ब्याज दरें हमारे यहाँ बढ़नी है, इसमें किसी को कोई शक था नहीं। ज्यादातर लोगों को अंदाजा ये था कि LIC का IPO निकल जाने के बाद शायद गवर्नर साहब अगली पॉलिसी में बढ़ाएंगे। हो सकता है LIC के IPO के बाद बढ़ाते तो भी शायद इतना सरप्राइज नहीं होता। LIC के IPO के खुलने के दिन ही वो टाइमिंग शायद लोगों को ज्यादा सरप्राइजिंग लगी या शॉकिंग लगी। अरे आज ही क्यों? देखिए, यही चीज है जो इंस्टीट्यूशंस को अलग और इंडिपेंडेंट बनाती है। करेक्ट। अब देखिए, क्रिटिसिज्म करना है तो ये भी हो सकता था 4 दिन बाद बढ़ाते, देखो LIC का IPO निकल गया, अब बढ़ाए, राइट। अगली पॉलिसी में बढ़ाते तब कोई समस्या नहीं थी। मालूम ही था। वैसे ये कहना और समझना मुश्किल काम है दीप कि पिछली पॉलिसी से अब तक ऐसा कुछ खास बड़ा नहीं बदला है जिसकी वजह से उन्हें कल का कल ही बढ़ाना पड़ता है। शायद वो उस अगली पॉलिसी तक का इंतजार कर सकते थे, लेकिन शायद आपसे हमसे सबसे ज्यादा MPC समझदार हैं ब्याज दरों को लेकर, इन्फ्लेशन को लेकर, गवर्नर साहब हैं, तो उन्होंने अपनी विजडम में जो डिसीजन लिया वो इकोनॉमी के लिए ठीक होगा, ऐसा हम मानकर चल सकते हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि थोड़ा शॉकिंग रहा है। बॉन्ड मार्केट हमारा ऑलरेडी 7.1%, 7.15% पर आ चुका है पिछली पॉलिसी के बाद। लगातार हमारे बॉन्ड यील्ड बढ़ रहे हैं 10 साल के पेपर के, राइट, 10 साल की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के। तो बॉन्ड मार्केट तो मानकर चल ही रहा था कि ब्याज दरें बढ़नी है। कल 735, 740 हो गया। सो बॉन्ड मार्केट ने पहले डिस्काउंट कर रखा था, इक्विटी मार्केट को डिस्काउंट करना बाकी था। और इक्विटी मार्केट में रिएक्शन तभी आता है जब कोई अनएक्सपेक्टेड चीज आए पॉजिटिव। तो कल अनएक्सपेक्टेड था अनडाउटेडली। सो ठीक है, अब होना तो था ही। और आई एम श्योर कि हमारे गवर्नर साहब भी कोई एक हाइक्स के बाद रुकेंगे नहीं, थोड़ी और बढ़ानी पड़ेगी। तो लेट्स सी, अब बढ़ती हुई ब्याज दरों के मतलब कहना चाहिए कि उस दौर में आपका स्वागत है। अब तो आ गए, अब तो रेट हाइक साइकिल शुरू हो गए। चलिए, तो इस पर भी हमें रखनी पड़ेगी नजर से, क्योंकि आपने LIC IPO की बात करी तो यहीं पर मैं सवाल भी पूछ लेता हूँ। कल भी काफ़ी सारे लोग सवाल पूछ रहे थे, क्या करें, अब मूड माहौल बदलेगा, एप्लीकेशन विड्रॉ कर लें। पहले दिन का सब्सक्रिप्शन फिगर सर, इतनी बड़ी IPO की 67%, वो भी 5 दिन जो चलने वाली है। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। और आपका भी और उन लोगों का भी जो कल के फॉल के बाद वापस रिव्यू कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि LIC के IPO में आप पैसा लगाए या न लगाएं। तो जो लोग ये सोचते हैं कल की एक दिन की गिरावट से उन्हें अगर सोच विचार करना पड़े या ये सोचना पड़े कि मैं पैसा लगाऊं ना लगाऊं या मैं अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ कर लूं, तो उनके लिए राय साफ साफ है कि हाँ, आप ऐसा कर ही लीजिए।
क्योंकि ये तो चलिए ठीक है, एलआईसी के आईपीओ के पहले दिन ब्याज दरें बढ़ी। अगर आपने 9 मई को एप्लीकेशन कर दी और 10 या 11 मई को बढ़ती तो क्या करते? बिल्कुल। तो अगर आपका व्यू 1 या 2 दिन का है, अगर आप इतने शॉर्ट टर्म सोच रहे हैं तो फ्री आईपीओ आपके लिए है ही नहीं। एग्जैक्टली। आप हर रोज का मुंह कभी पकड़ ही नहीं पाएंगे। ये तो ठीक है आपकी आंखों के सामने हो रहा है, बाद में हो जाता तो क्या करते? अलॉटमेंट होने के बाद आ जाता तो क्या करते? तो ये रिस्क आप हमेशा मार्केट में लेकर चलते हैं। देखिए, एक दिन के फॉल इससे कोई बाजार खराब नहीं होता, ना आईपीओ पर व्यू बदलता है, एक दिन की तेजी से भी नहीं बदलता। सो मेरा पॉइंट सिंपल है, अगर आपका मध्यम से लंबी अवधि का व्यू है, आप इस स्टॉक को पोर्टफोलियो में रखने के लिहाज से सोच रहे हैं, तो कहीं कोई राय में बदलाव नहीं है। क्योंकि राय जो बनती है वो फंडामेंटल्स के बेसिस पर बनती है, राय जो बनती है वैल्यूएशंस के बेसिस पर बनती है और कंपनी की क्वालिटी के बेसिस पर बनती है, और उसमें एक दिन में बदलाव नहीं आता। एलआईसी दशकों पुरानी संस्था है, इतने समय से बनी है। सो अगर एक दिन अगर मार्केट हमारा 300-400 पॉइंट गिर जाए और उस वजह से हम सोचे कि एलआईसी का आईपीओ में पैसा लगाए ना लगाए, अगर इस तरह की सोच जिन निवेशकों के जिन्हें इतना डर लगता है, तो जाहिर सी बात है उनके लिए ये ही नहीं कोई भी आईपीओ नहीं है। एग्जैक्टली। क्योंकि आप इतनी परफेक्ट टाइमिंग से करना चाहेंगे तो ये बाजार कभी आपको करने नहीं देगा। मैं बार बार इसीलिए आजकल ये कहता हूं दीप कि जितना आप लॉन्ग टर्म सोचोगे उतने शॉर्ट टर्म में पैसे बनने के चांस है। जितना शॉर्ट टर्म में पैसा बनाने की कोशिश करेंगे उतना लॉस होने के चांस बढ़ जाते हैं। करेक्ट सर। तो इसलिए एलआईसी के आईपीओ पर मेरी राय वही है जो 2 दिन पहले थी। आज और सोमवार की राय में कुछ बदलाव नहीं। जी हाँ, और फिर भी बाजार के बदलते हुए मूड माहौल में अगर आपको डर लगता है तो आपका कॉल है। अल्टीमेटली निवेश आपका है, पैसा आपका है, मुनाफा होगा वो भी आपको होगा, और भगवान न करे नुकसान हुआ तो वो भी आपका है। हाँ, इसलिए आप अपने क्या होता है कि ये एक स्टैंडर्ड राय है। हर आदमी की माइंडसेट अलग होती है, हर आदमी की रिस्क लेने की ताकत अलग होती है। फॉर एग्जांपल कल काफ़ी लोगों ने हमें कहा, मुझे ट्वीट किया कि मेरी तो सारी कमाई खत्म हो गई, कल मार्केट जिस तरह से गिरा, आपने खरीदारी की राय दी थी। मैंने कहा बिल्कुल दी थी, सही बात है दी थी, लेकिन अगर एक दिन के फॉल में आपकी सारी कमाई खत्म हो जाए तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ट्रेडिंग पैटर्न में भी गड़बड़ है। ठीक है, अगर मैं 17,100 पर निफ्टी रिकमेंड करता हूँ 17,075 पर लेने का, और 16,900 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बोलता हूँ, यानी 200 पॉइंट की रिस्क। अगर 200 पॉइंट की रिस्क में 200 पॉइंट के फॉल को अगर हम नहीं पचा सकते या नहीं उसको बर्दाश्त कर सकते, तो फिर ऐसे मार्केट में ट्रेड करने में बहुत मुश्किल है, और उसमें नुकसान आगे भी होगा आगे भी होगा। इसलिए क्योंकि कुछ चीजें ऐसी जो न हमें कल शक्तिकांत दास साहब रेट बढ़ाएंगे और इस तरह से मार्केट गिरेगा ये पता था, और नहीं कल 3:30 बजे किसी को ये पता था कि आज डाउ 1000 पॉइंट ऊपर बंद होगा। पता था, बिल्कुल नहीं। हालांकि हमने 3:30 बजे ये जरूर कहा कि आप शॉर्ट्स काटिए, ओवरसोल्ड मार्केट है, बेचने की जगह नहीं है, आप शॉर्ट काट लीजिए, बहुत एग्रेसिव ट्रेडर तो खरीदारी कीजिए, नहीं तो बेहतर है कि एक दिन जाने दीजिए। करेक्ट, ये चीजें होंगी ही, कुछ चीजें ये, और यही बाजार की खूबसूरती है। और अगर ऐसा नहीं होता दीप, तो हर आदमी दुनिया में सारे काम छोड़ के सिर्फ बाजार ही करता ना। एग्जैक्टली। क्या दिक्कत है कि मतलब कौन है जो दिन रात की नौकरी करे, बॉस लोगों की सुने, भर भर के काम करे, फिर साल के अंत में इंतजार करें कि अप्रैल कितना होगा, बोनस कितना आएगा, कौन इतनी इंडस्ट्री लगाए, मगजमारी करे, 50 एजेंसियों से निपटे, है ना। आराम से सुबह उठे 9 बजे, 3:30 बजे खत्म, कंप्यूटर बंद, एंजॉय करो लाइफ। हर आदमी यही काम कर लेता ना फिर। एग्जैक्टली। अगर पैसा बनाना इतना ही आसान है और बाजार को प्रेडिक्ट करना इतना ही 100% परफेक्ट है, तो इसलिए ये इवेंट वाली रिस्क हमेशा रहेगी इस मार्केट में, और इसको मैं क्या कोई भी नहीं इसको प्रेडिक्ट कर पाएगा। ये रिस्क हमेशा रहेगी। इवेंट हमेशा डेटा पर भारी पड़ती है, बिल्कुल, लेकिन अगर महीने में 30 दिन है तो 30 दिन में से 25 दिन बाजार डेटा पर ट्रेड करता है। बिल्कुल, कोई 1 या 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन ऐसे आते हैं जब अचानक से कोई खबर आती तो वो आपको डेटा को गलत करके, मार्केट कल भी ओवरसोल्ड थे, कल नहीं परसों भी ओवरसोल्ड के नजदीक हो गए थे, और दिन में 2 बजे तो ओवरसोल्ड थे ही, राइट, एब्सोल्युटली। तो ओवरसोल्ड डेटा होने का मतलब जरूरी नहीं कि कुछ समय और खराब ना हो सके। एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 34% आ गई थी, ओवरसोल्ड है, आज 25% है। एग्जैक्टली, मार्च 2020 के लोग के आसपास आ गए, इंडेक्स 17-18% थे, तो ऐसा तो क्या खराब है, लेकिन फिर भी ओवरसोल्ड में और डीप ओवरसोल्ड हो सकते हैं। इसलिए कहने का मतलब ये है कि जब भी हम रोज आज को दोनों स्ट्रेटेजी देते हैं, खरीदने की भी बेचने की, तो उसके पीछे पर्पज है। पहली चीज, रोज जो स्टॉप लॉस देते हैं वो खाली कॉस्मेटिक नहीं है, दिखावे के लिए नहीं है, वो एक्चुअल लगाने के लिए होता है। अगर आपने कल 16,900 का स्टॉप लॉस लगाया तो फिर कोई ज्यादा शिकन वाली बात नहीं। इनफैक्ट बहुत सारे लोग जिनके स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए खुश भी हो रहे होंगे कि चलो हम बच गए। सो अपना डिसिप्लिन आपको रखना जरूरी है, और अपने स्टॉप लॉस के ये कल की लर्निंग है। जिसको पैसा लगा वो तो लगा,
ठीक है, अब उसमें से जितना आज रिकवर हो जाए अच्छी बात है, लेकिन अगर आपका पैसा भी गया और आपने उस पूरे कल के सेशन से अनुभव भी नहीं लिया, सीख नहीं ली, आगे हम क्या करें कैसे करें, तो ज्यादा बड़ा नुकसान है। पैसे का नुकसान तो शायद आप बाजार में फिर कवर कर लेंगे, लेकिन अगर ये अनुभव आपने कल नहीं लिया, ये सीखा नहीं, तो वो बड़ा नुकसान है। बड़ा नुकसान है, बिल्कुल सर। स्टॉप लॉस जरूर लगाएं और हर बार अनिल जी कहते हैं पोजीशन मैनेज, रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, इस बाजार में पैसा ना खोएं, ये भी एक बड़ी बात है। अच्छा सर, आज का सेटअप आपसे समझना है, बट उससे पहले एक छोटा सा सवाल है, क्योंकि कल हम ट्रेंड बदलने के नीचे के लेवल पर गए और क्लोज हुए, पर लग रहा है कि आज रिबाउंड करके वापस उस लेवल पर आ जाएंगे, तो वहां से क्या नजरिया बन रहा है, और अगर आज रैली आती है, रिबाउंड आती है, तो कितनी सस्टेनेबल है, कितनी हो सकती है? देखिए, पहले रिबाउंड पे तो बेचा जाएगा। अच्छा, हाँ, ओके, ये तो 100% है, क्योंकि जो कल का फंसा हुआ ट्रेडर है, देखिए एक और चीज समझिए, आमतौर पर अगर गिरावट दिन के दौरान ही बड़ी हो जाए, तब तो 3 बजे के बाद आपके रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम से ट्रेडिंग पोजीशन कट होना शुरू होती है, मार्जिन कॉल्स आ जाते हैं, तो काफी कुछ हल्के हो जाते हैं, जो कल दिखा भी। लेकिन 3 बजे के बाद और 3:30 के बीच में अगर गिरावट बड़ी आए, तो वो फिर आपको नेक्स्ट डे हैंडल करनी पड़ती है। ओके, सो आई थिंक इनिशियली आप जितना ज़्यादा गैप से खुलेंगे, उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी। फंसे हुए ट्रेडर्स जिनको लगता है कि चलिए ठीक है, मैंने 16,800 में निफ्टी ले लिया था रॉक बॉटम समझ के, या 16,900 में ले लिया था, मुझे 800-900 वापस मिल रहा है, चलो 25-50 पॉइंट का नुकसान है, 300 हो रहा था, तो वो निकलने की कोशिश भी करेंगे। तो और दूसरी बात है कि आज एक नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन नहीं है, आपके लिए वायदा कारोबार की वीकली एक्सपायरी का भी बड़ी पोजीशंस के साथ है। तो मेरा ये समझना है कि एक तरफा तेजी भी नहीं होगी, ऊपर के लेवल पर आपको सप्लाई भी आती हुई देखिए। हमें सिंपल एक चीज ध्यान रखनी है, वापस से तेजी के मूड में, या फिर ये कहें कि मार्केट स्टेबल हो गए, बेस बना दिया, कल के जो लो हैं निफ्टी पर 16,625 का और बैंक निफ्टी पर 35,125 का, तो 16,600 और 35,000 में राउंड फिगर में मान लूँ, 16,000 और 35,000 के नीचे निफ्टी और बैंक निफ्टी तभी जाएंगे, इसके नीचे जाएंगे तो फ्रेश मंदी है, और 17,000 और 36,000 ये पार करेंगे तो ये संकेत आएगा कि यहाँ पर आपने बेस बना दिया। तो अब ऊपर की तरफ 2 लेवल इंपॉर्टेंट है, 17,000 36,000। 17,000 के ऊपर निकल कर टिके, रिकवरी बन जाएगी। 36,000 के ऊपर निकल के टिके, तो ये मान लेंगे कि कल जो बॉटम बने वो रहने वाले हैं, और कल के बॉटम के आसपास जो 16,625 निफ्टी का है, 16,600 के नीचे फ्रेश मंदी है, 35,000 के नीचे फ्रेश मंदी। बहुत क्लियर, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। 35,000 से 36,000 की रेंज को आपको थोड़े समय तक ट्रेड करना है। इसके बाहर किसी भी तरफ निकले बैंक निफ्टी, 16,600 17,000 निफ्टी, क्लियर है। अब इससे ज्यादा साफ लेवल्स नहीं आ सकते, बहुत क्लियर। ठीक है सर, चलिए फिर आज का सेटअप समझते हैं सर, बताएं। ग्लोबल संकेत पॉजिटिव है, एफआईज नेगेटिव साइड पर हैं, घरेलू फंड्स के संकेत पॉजिटिव साइड पर हैं दीप, और वायदा कारोबार के पॉजिटिव है, सेंटिमेंट कॉशियस और ट्रेंड न्यूट्रल है। तो आप देखिए आज 3 संकेत आपके लिए पॉजिटिव बन रहे हैं, ग्लोबल, डीआई और एफएनओ। एब्सोल्युटली ठीक है, नेगेटिव साइड पे एफआईज हैं, और सेंटिमेंट नेगेटिव से कॉशियस आप मानकर चल सकते हैं। सपोर्ट जोन 16,550 16,625 निफ्टी पर पहला सपोर्ट जोन है, और इसके नीचे अगर गए जाने की संभावना कम है, 16,425 16,500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के तौर पर निकल कर आता है। ऊपर कितना जा सकते हैं, 16,800 16,875 पहली वो रेंज है जहां पर खुलकर हम टाइम पास करने की कोशिश करेंगे। इसके पार निकले तो 16,950 16,975 वो रेंज है जहां पर आपको प्रॉफिट। फिलहाल मैं आज 17,000 के ऊपर के मार्केट को नहीं देख रहा, वहां पर सप्लाई काफ़ी है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में तो ऊपर की रेंज 17,000 जर्नी भी काफ़ी है, 17,000 भी आपके 300 सवा 300 पॉइंट होते तो कम नहीं है। एग्जैक्टली सर। बैंक निफ्टी 35,025 35,125 तुरंत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। कल के लोस के आसपास इसके नीचे गए तो फिर मामला थोड़ा सीरियस है। 34,625 34,750 अगला अहम सपोर्ट है। ऊपर 35,525 35,750 की रेंज में पहुंचेंगे, वहां पर टाइम पास करेंगे, देखेंगे कि ताकत कितनी है। पार होकर निकले तो 35,850 35,975 की रेंज में प्रॉफिट बुकिंग बिक वाली आएगी। दीप आपको याद होगा कल से पहले तक, कल तक भी, कल से लगातार एक ही स्टॉप लॉस आता था 35,900। कितने, आई थिंक 2 हफ्ते ऑलमोस्ट, 2 से 3 हफ्ते 16,800, 2 से 3 हफ्ते क्लोजिंग बेसिस पे 16,950। तो कल आपने इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे दोनों स्टॉप लॉस तोड़े, करेक्ट। सो इसलिए अब आपके लिए वही लेवल इंपॉर्टेंट हो जाए जिसको आपने रोक के रखा था। 34,900 तो मैंने थोड़ा सा ऊपर, 35,900 मतलब थोड़ा ऊपर 36,000 कर दिया ऊपर का लेवल, और 16,950 से नहीं 17,000, तो वही रेजिस्टेंस अब बन गए। जहां आपने सबसे बड़ा सपोर्ट लिया अभी वो बड़ी रुकावट हो जाएगी। थोड़ा सा ऊपर ले ले, 50 एक पॉइंट का 100 पॉइंट का कुशन रखना चाहिए कभी, ताकि टच एंड गो नहीं हो जाए। ठीक है सर, ठीक है। दिन के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस
16,675 पे आप बंद हुए। 16,625 कल का लो पहला सपोर्ट है। 16,550, 500, 475, 425 और 400 तक के लेवल्स नीचे के बनकर आते हैं। 16,675 से ऊपर के लेवल अब नोट कर लीजिए आप। 16,700, 16,775, 800, 825, 875, 950 और 975। 6 लेवल ही हैं दोनों तरफ, ज़्यादा लेवल है नहीं निफ्टी में आराम से। अब आइए बैंक निफ्टी। 35,265 पर आप बंद हुए। तो पहला सपोर्ट कल का लो है 35,125 और 35,025, ये दो छोटे सपोर्ट है। मीडियम सपोर्ट जो है आपका 34,900, 34,750 और 34,625 है। इसके नीचे 34,550, 34,475 और 34,225, यहाँ तक के लेवल आपके लिए निफ्टी पर, माफ कीजिएगा बैंक निफ्टी पर। ऊपर 35,425, 525, 625, ये तीन सपोर्ट, तीन रुकावट के लेवल ऊपर की तरफ। 725 और 850 मीडियम लेवल है। 925, 975 फाइनल लेवल। तो न मैं 36,000 के ऊपर की तेजी यहाँ पर देख रहा हूँ, न 17,000 के ऊपर की तेजी निफ्टी में। ठीक है सर, ये तो रहे इंपॉर्टेंट लेवल्स। एफआईएस की पोजीशन तो ऑब्वियसली ओवरसोल्ड है। पीसीआर विक्स क्या समझना है सर यहाँ से? सब ओवरसोल्ड है। पुट कॉल रेशियो 0.65, 100% ओवरसोल्ड है। अगर आज इतना आपको नहीं भी दिखता तब भी मैं ये कहता कि शॉर्ट कवरिंग आना तय है। एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 25% पर आ गई, यहाँ पर भी शॉर्ट कवरिंग होना तय है। विक्स 8% जरूर बढ़ा है। यहीं पर मैं एक बार आपको डेटा बता दूँ। एफआईएस की तरफ से 3288 करोड़ की बिकवाली कैश में हुई है और 3200 करोड़ के ही उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे। 775 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स। तो देखिए स्टॉक्स में उनकी बिकवाली है 4,000 करोड़ की और इंडेक्स में 3300 करोड़ की। तो वैसे देखा जाए तो एफआईएस की बिकवाली उतनी बड़ी नहीं जितना मार्केट गिरे। नहीं तो जिस लेवल का फॉल था उस हिसाब से बड़ी बिकवाली के आंकड़े हो सकते थे। तो इसका मतलब क्लियर कट है कि एफआईएस के साथ साथ ट्रेडर्स ने भी अपनी पोजीशन हल्की की है, चाहे वो लॉन्ग की हो चाहे शॉर्ट की हो, और उसका असर आप देख रहे हैं। तो ये आपके एफआईएस के डेटा हो गए और विक्स आपका 8% बढ़ कर आया है। कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। मौजूदा पोजीशन सर क्या करना है? 16,600 कल के लो से थोड़ा सा नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है। जिनको डीप स्टॉप लॉस रखना है वो 16,500 का रखें, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करता। मेरे लिए 16,600 काफी है। इंट्राडे भी, क्लोजिंग भी, और निफ्टी पर भी 34,900, 35,125 का लो बनाया है, लेकिन निफ्टी पे, बैंक निफ्टी पे थोड़ा सा नीचे का दे रहा हूँ दीप। वैसे मैं कायदे से 35,100 भी दे सकता था, लेकिन मैं थोड़ा नीचे का देना चाहता हूँ 34,900। फिर भी जिनको छोटा रखना हो वो 35,100 का रख सकते हैं, अपनी इच्छा पर है। मुझे 34,900 ठीक लगता है। ठीक है। शॉर्ट पोजीशन है, यहाँ पर ट्रिकी है मामला। शॉर्ट पोजीशन के लिए दीप स्टॉप लॉस सीधा 17,000 है। ओके। इंट्राडे भी और क्लोजिंग बेसिस पे। क्लोजिंग तो क्रिस्टल क्लियर 16,950 आता है, तो इसलिए 17,000 का। इंट्राडे में इसलिए 17,000 दे रहा हूँ कि जब तक 17,000 के पार ना निकले तब तक सेल ऑन राइज है। ओके। 17,000 के ऊपर फिर बाय ऑन डिप्स बन जाएगा। अंडरस्टूड। जब तक 17,000 के नीचे रहता है तब तक आप लगातार प्रॉफिट बुकिंग बिकवाली आती दिखेगी। तो अब आपकी श्रद्धा पर है कि आप 350 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। नहीं रख सकते तो 16,825 का रखें, 16,900 का रखें, आपको जो ठीक लगे। स्टॉप लॉस आपको डिफाइन करना है। अगर आपकी रिस्क कल का बड़ा मूव है, मेरे स्टॉप लॉस लेवल बड़े मूव के हिसाब से 17,000 के आते हैं। सेम बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस इंट्राडे और क्लोजिंग 36,000 का आता है। अब 36,000 आप 700-800 पॉइंट का रख सकते हैं। नहीं रख सकते तो आप 35,550, 35,525 का रखें, 35,625 रखें, 750 रखें, आपकी इच्छा पर है कि आपको अपनी ट्रेडिंग पोजीशन पर कितनी रिस्क लेनी है। राइट। अगर आपकी रिस्क लेने की बड़ी ताकत है, अगर जो स्टॉप लॉस है वो ये मान के चले कि आपका ट्रिगर होगा, ओके, उस हिसाब से आप डिसाइड करो। ओके, समझ गया। प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, थिंक फॉर द बेस्ट। राइट, वैसे रखना है। हाँ, ठीक है। तो वर्स्ट केस सिनेरियो में क्या हो सकता है? तो स्टॉप लॉस आपके शॉर्ट साइड पे बहुत दूर के आ रहे हैं, 17,000, 36,000। ठीक है सर। नई पोजीशंस कैसे बनानी है, क्योंकि लग रहा है आज अच्छा गैप अप हो सकता है, तो उसके बाद अगर गैप अप हुआ तो क्या करना है? कल के लो पर स्टॉप लॉस लगाएं। 16,600 पर खरीदे निफ्टी। 16,775, 800, 825 तीन छोटे टारगेट होंगे, यहाँ तक तो पहुंच जाएंगे। इसके बाद समस्या शुरू होती है 875, 950, 975, ये तीन बड़े और फाइनल टारगेट। बेचना चाहते हैं 825 पे, देखिए कैसा मूड माहौल होता है। डाउ फ्यूचर्स अगर 200 गिर जाए तो 825 पे भी आप तैयारी कर सकते हैं एक बार बेचने की। नहीं तो 875 से 950 बढ़िया जगह है जहां पर आपको शॉर्ट करना चाहिए। 17,075 का थोड़ा दूर का स्टॉप लॉस होगा, 125 पॉइंट दूर, वहीं लगाना है आपको। टारगेट जो बनेंगे 16,825, 800 और 775 तीन छोटे टारगेट है। 700, 675 दो मीडियम टारगेट, 625, 550 फाइनल टारगेट आपके लिए बिकवाली करने के लिहाज से निफ्टी में। खाली बेचने की जगह डिसाइड करनी है। 16,825 भी होता है, लेकिन 16,825 पे मैं थोड़ा देखना चाहता हूँ जहां से खुलने के बाद कमजोर कौन है। या तो कमजोर शॉर्ट सेलर्स हैं कि 1,000 पॉइंट डाउ बढ़ गया, हमें काट लेना चाहिए, ओवर सोल्डर आज एक्सपायरी है,
वो पहले खींच के ऊपर ले जाते हैं, या कमज़ोर लॉन्ग ट्रेडर्स है जो सोचते हैं कि बड़ी मुश्किल से भाव आया, लॉस कम हो रहा है, बेचो 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 बेचो। तो ये शुरुआत के 15 मिनट में ये उठापटक होगी, उससे आइडिया लग जाएगा कि बाजार किस तरफ जाना चाहता है और उसके हिसाब से आपको बेचने का कॉल इनिशिएट करना है। अब आइए बैंक निफ्टी 34,900 के स्टॉप लॉस के साथ आपको खरीदना है। जिनको स्टॉप लॉस छोटा रखना हो 35,100 भी रख सकते हैं, बाद में रिवाइज कर लें। 35,425, 525, 625 तीन छोटे टारगेट, 750, 850 मीडियम टारगेट और 35,925, 35,975 फाइनल टारगेट। मेरे डेटा एकदम क्रिस्टल क्लियर, लेवल एकदम साफ है, कोई दिक्कत वाली बात। अब वो टूट जाए वो अलग बात है जी। ये तो साफ है, लेवल साफ है, लेवल साफ है। कल भी लेवल टूटा तो पता था कि टूटने के बाद खराब है, लेवल साफ थे जी, ठीक है ना। क्योंकि और देखिए ना, आप 3 हफ्तों से आप रेंज में फंसे हुए हैं। अब रेंज से बाहर निकालने के लिए आपको कोई न कोई ऐसी इवेंट चाहिए जो आपको पता नहीं, वो कल आ गई। वो तो सरप्राइज ही होती है हमेशा जब भी आते हैं वो। अगर जो पता है उससे तो कैसे बाहर निकलेंगे। करेक्ट। अब आइए बेचने की बात है। बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी में मैं कंफर्टेबल 35,850, 36,000 नहीं है। बैंक निफ्टी बेचने की रेंज कुछ गलत आ गई नहीं, 35,850 से 35,975 इस रेंज में बेचना है। मेरे ख्याल से कल वाला आ गया था। 35,850, 35,975 की रेंज में आपको बैंक निफ्टी बेचना है। ध्यान से सुन लीजिएगा। बेचने के लिए दीप क्या है, 35,525 के ऊपर से ही ये धीरे धीरे सेल जोन में आना शुरू होता है। 625, 750, 850। अब आपको ये डिसाइड करना है कि कहाँ बेचना है। मैं कंफर्टेबल कहाँ हूँ, 35,850 से 35,975 की रेंज में। स्टॉप लॉस लगाएंगे 36,100 का, ठीक है। टारगेट जो बनेगा पहला 35,750, 35,625 और 35,525 तीन छोटे टारगेट हो गए। 35,425, 35,275 के मीडियम टारगेट, 35,200, 35,125 और 35,025 ये फाइनल टारगेट बैंक निफ्टी के लिए, अगर आप ऊपर में बिकवाली करते हैं तो। ठीक है सर, अंडरस्टूड। तो ये हैं आपके लिए सारे लेवल्स जहाँ तक आ गए हैं, स्क्रीन पर भी हैं। स्टॉप लॉस 36,100, 35,750, 625, 525, 425, 275, 200, 125 और फाइनली 35,025 तक के सारे टारगेट्स हैं आपके लिए। बैन में कोई स्टॉक नहीं है, बाकी डेटा समझा दिया। कोई वायदा कारोबार के लेवल से जी, ऊपर में 17,000 सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल डीपीआई है। 17,000 के कॉल्स पर 85 लाख शेयर हैं, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। 51 लाख कल ही जुड़े हैं। 17,000 माउंट एवरेस्ट हो गया, हर किसी से पार नहीं होगा। करेक्ट। 36,000 माउंट एवरेस्ट है बैंक निफ्टी पर। 29 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है वहाँ पर, वो भी हाईएस्ट है। सपोर्ट के लिहाज से देखेंगे तो सीधा अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट निफ्टी पर 16,500 पर आता है, जहाँ 37 लाख शेयर हैं। बैंक और बैंक निफ्टी पर 35,000 के आसपास आता है, जहाँ 16 लाख शेयर है। जो बड़ा लेवल जहाँ पर खुलकर मार्केट अपने आप को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगा वो 16,800 है। 16,800 के कॉल्स पर 32 लाख शेयर कल थे, 29 लाख कल ही जुड़े हैं। तो 16,800 पर पहली रुकावट है, उसके बाद 16,900 के आसपास। ये वायदा कारोबार के डेटा में दिख रहा है, सिंपल बस। ठीक है सर, तो चलिए ये हैं आपके लिए सारे के सारे आज के इंपॉर्टेंट लेवल्स। देखते हैं गैप अप के बाद जो अनिल जी कह रहे थे, बड़ा सवाल है कितना सस्टेन करते हैं बाजार। वीकली एक्सपायरी का भी है दिन। आइए अपडेट ले लेते हैं खबरों वाले शेयर्स पर और साथ ही कुछ और रिजल्ट्स जो आए हैं और ब्रोकरेजेस क्या कह रही हैं। अरमान, कुशल और आशीष है तैयार। अरमान, मॉर्निंग, बताएं आज के ट्रिगर्स और कुछ पोस्ट मार्केट नतीजे कौन से हैं। गुड मॉर्निंग। नतीजों में आज F&O की 9 कंपनियों के नतीजे हैं, जिसमें चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, डाबर, एक्साइड, फर्स्ट सोर्स ऐसी कंपनियां हैं। एक्स डेट है कोलगेट में, जिसमें इंटरिम डिविडेंड है 21 रुपीज़ का, और शारदा एनर्जी का जिसका इंटरिम डिविडेंड है 7.5 का। वहीं अगर नतीजों की बात करें तो ओरेकल फाइनेंस के नतीजे आते हुए दिखे हैं, वो मिक्स्ड नतीजे आते हुए दिखे हैं। हालांकि जो आय है उसमें लगभग 1% की बढ़ोतरी हुई और मुनाफा भी लगभग 11% बढ़कर आया है, पर जो एबिट है उसमें 5% की कटौती दिखी और मार्जिन 44% से घटकर 41.7% आते हुए दिखे हैं। वहीं आप इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करेंगे तो वहाँ पर भी नतीजे मिक्स्ड आते हुए दिखे हैं। एनआईआईज और पैट में आपने अच्छी बढ़ोतरी देखी है, लगभग 23% एनआईआईज बढ़ के 552 करोड़ पर आए हैं। वहीं अगर मुनाफा देखेंगे तो वो भी लगभग 6% बढ़कर आया है। पर अगर आप असेट्स क्वालिटी की बात करेंगे तो जीएनपी और एनएनपीए दोनों बढ़कर आए हैं। 3.59% से बढ़कर 4.06% आए हैं जीएनपी, और अगर एनएनपीए की बात करें तो वो 1.52% से बढ़कर 2.37% पर आए हैं। सिग्नेटी टेक्नोलॉजी की बात करें तो वहाँ पर भी नतीजे मिक्स आते हुए दिखे हैं। रेवेन्यू जो है वो लगभग 6% बढ़ा है। वहीं आप इबिट देखेंगे तो वहाँ पे लगभग 24% की कटौती देखी गई है, 36% से घटकर लगभग 27.7 करोड़ पर आते हुए दिखे हैं। वहीं मार्जिन्स पर भी कट देखा गया है, वो 11% से घटकर लगभग 8% पर आते हुए दिखे हैं। साथ में न्यूज़ है कि अपारा डिजिटल और विदेशी सब्सिडरी है एक,
उसके अधिकरण के लिए और उसको खरीद लिया गया है। उसको खरीदने के लिए लगभग 37 करोड़ में उसको खरीदा गया है और साथ ही कंपनी जो है 18 मई को बोर्ड बैठक में बायबैक पर भी विचार करेगी। EIH कंपनी जो ये हमारा नाक स्टॉक भी था, कंपनी घाटे से मुनाफे में आती हुई दिखी है। आय 215 करोड़ से बढ़कर 301 करोड़ पर आई है। वहीं अगर आप EBITDA देखेंगे तो कंपनी EBITDA लॉस से EBITDA प्रॉफिट में आती हुई दिखी है। और अगर मुनाफे की बात करें तो लॉस पिछली बार YOY आधार पर 45 करोड़ का लॉस था, जो इस बार लगभग 20 करोड़ का मुनाफा आया है। वहीं महिंद्रा EPC इरिगेशन की बात करेंगे तो वहाँ पे नतीजे कमज़ोर आते हुए दिखे हैं। आय जो है वो लगभग 7% घट कर आई है। वहीं अगर EBITDA की बात करेंगे तो EBITDA में लगभग 88% की कटौती देखी गई और मार्जिन्स 8.1% से घटकर 1.1% हो गए हैं और मुनाफे में भी अच्छा खासा 97% का कट देखा गया है। वहीं आप कार ट्रेड की बात करें तो कंपनी मुनाफे से घाटे में आती हुई दिखी है। रेवेन्यू जो आय जो है वो हालांकि वो तो 13% बढ़ी है, पर EBITDA पहले प्रॉफिट था वो अब लॉस में आ गया है और जो पहले प्रॉफिट था 13 करोड़ का वो घटकर अब लॉस में 26 करोड़ आया है। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ नतीजे जहां पर रखनी है नजर। थोड़े और नतीजों के साथ कुछ ही देर में वरिंदर बंसल भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं रिजल्ट एक्सरे के लिए, बट कुशल उससे पहले हैं तैयार खबरों वाले शेयर्स लेकर। मॉर्निंग कुशल, बताएं। मॉर्निंग दीपांशु, खबरों में ब्रिटानिया पर फोकस रखिए। कल बाजार की गिरावट में भी स्टार परफॉर्मर निकल कर आया था। नतीजों के बाद कंपनी की कॉन कॉल हुई और उन्होंने ये कहा है कि इस साल कंपनी प्रोडक्ट्स की कीमतें लगभग 10% तक बढ़ा सकती हैं और ये इसलिए बढ़ा रही हैं क्योंकि जिस तरह से कच्चे माल में इन्फ्लेशन आता हुआ दिखा है उसको ध्यान में रखते हुए ये कदम उठा सकते हैं। मैट्रिमनी.com फोकस में रहेगा। 12 मई को कंपनी बोर्ड बैठक करने वाली है बाईबैक को लेकर, तो देखना होगा कि कितने का बाईबैक आता है और क्या जो है इनकी प्राइसिंग रहती है। SJVN लिमिटेड कंपनी ने टाटा पावर सोलर सिस्टम के साथ एक अग्रीमेंट कर लिया है जिसके तहत बीकानेर राजस्थान में CPSU स्कीम के तहत 1000 मेगावाट के सोलर पावर प्रोजेक्ट्स डेवलप करेगी और प्रोजेक्ट कॉस्ट जो आ रहा है वो लगभग 5500 करोड़ रुपए का है। साथ ही हिंद रेक्टिफायर्स यहाँ पर अप्रैल में कुल 58 करोड़ के इनको ऑर्डर मिलते हुए दिखे हैं। 2 बल्क डील्स हैं मेरे पास जिसमें BLS इंटरनेशनल यहाँ पर 16 स्ट्रीट एशियन जेम्स फंड ने लगभग 10 लाख शेयरों की खरीदारी की है 358 रुपये 25 पैसे प्रति शेयर के भाव पर। और जे कुमार इंफ्रा जहाँ पर एबेकस ग्रोथ फंड ने यहाँ पर 20 लाख शेयर खरीदे हैं 225 रुपये 10 पैसे प्रति शेयर के भाव पर। और अन्य सेलर हैं जैसे बाल गोपाल कमर्शियल, इंटेलेक्ट स्टॉक ब्रोकिंग, अलाइड कमोडिटीज जैसे कंपनियों ने यहाँ पर बिकवाली की है शेयर में, बट 20 लाख एबेकस ग्रोथ फंड ने जे कुमार इंफ्रा में खरीदे। ओके, तो बड़ा एक्शन हुआ है एबेकस फंड सुनील सिंघानिया साहब की तरफ से। देखते हैं इसका क्या रिएक्शन आज बाजार पर आते हुए दिखेगा, बट ब्रोकर रिपोर्ट्स भी कई सारी आई हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में FIR में। मॉर्निंग आशीष, क्या कह रही हैं आज की रिपोर्ट्स? गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए, नतीजे के बाद कोटक महिंद्रा बैंक पर CLSA की तरफ से एक नोट आया। खरीदारी किराए को बरकरार रखा है। 1776 जो है कल की क्लोजिंग है, ये लक्ष्य दे रहे हैं 2200 रुपये का। मान रहे कि परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया है। खासतौर पर अगर आप देखें तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन का जो आंकड़ा है वो काफ़ी बढ़िया है और आगे जाकर भी जो स्टॉक है वो 20% CAGR के लिहाज से जो है रिटर्न दे सकता है। जेफरीज का भी भरोसा बना हुआ है, खरीदारी किराए को बरकरार रखे और इनसे ज़्यादा बुलिश है क्योंकि 2600 रुपये का ये लक्ष्य दे रहे हैं। वहीं क्रेडिट स्विस की बात की जाए तो न्यूट्रल की रेटिंग दे रहे हैं 1900 रुपये के लक्ष्य के लिए। इसके अलावा टाटा कंज्यूमर यहाँ पर भी आपको नतीजों का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। हमारे भी अनुमान के बिल्कुल मुताबिक यहाँ पर नतीजे आते हुए दिखे हैं और मॉर्गन स्टैनली भी यही कह रहे हैं, लेकिन मान रहे हैं कि टी सेगमेंट में और सॉल्ट में मार्केट शेयर बढ़ा है और साथ में जो प्रीमियमाइजेशन है इसका एक बड़ा फायदा देखने को मिला है, जिसके चलते ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। 886 रुपये के लक्ष्य के लिए 803 की जो है कल की क्लोजिंग है। ABB इंडिया यहाँ पर नोमेरा की तरफ से रिपोर्ट आई है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 2052 के लक्ष्य के लिए। और हैवेल्स यहाँ पर भी नजर रखिएगा, नतीजों का इम्पैक्ट रहेगा। अंत में मैक्वायरी ने आउटपरफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 1435 के लक्ष्य के लिए। किसी भी ब्रोकरेज हाउस ने बदलाव टारगेट प्राइस या रेटिंग में नहीं किया। क्रेडिट स्विस भी परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हैं 1475 के लक्ष्य के लिए। ओके, तो ये हैं सारी रिपोर्ट्स। बस इतनी आज कम है, आज कम रिपोर्ट्स है। लेकिन रिपोर्ट्स आई है ढेर सारी RBI के ब्याज दरें बढ़ाने को लेकर और उस पर आपको अलग से हम पूरी विस्तार से डिटेल्स देंगे कि अलग अलग FI ब्रोकरेज का क्या मानना है। RBI ने जो ब्याज दरें बढ़ाई हैं कल और आगे चलते हुए कितनी ब्याज दरें बढ़ सकती है, इन पर भी हम आपको थोड़ी देर में पूरी जानकारी देने की तैयारी में। आइए तब तक स्वागत करते हैं सभी मेहमानों का। एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल है हमारे साथ तैयार पिक ऑफ द डे के लिए। बंसल जी सुप्रभात, करिए शुरुआत।
सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, मैं तो पिक ऑफ द डे दूंगा मार्केट खुलने के बाद। अनिल जी, एक बार कल की वोलेटिलिटी के बाद, आज यूएस मार्केट देखने के बाद, हो सकता है मार्केट ऊपर ऊपर खुले बट एक बार सस्टेन करेगा, थोड़ा प्राइस सेटल होने के बाद अनिल जी पिक ऑफ द डे दूंगा। कोई बात नहीं, ठीक है, बाजार खुलने के बाद करें। वैसे भी एक्शन तो बाजार खुलने के बाद ही लेना है, आप अभी भी देंगे तो क्या फर्क पड़ता है, बाजार को सेटल होने दें। कुणाल जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, जो बंसल जी ने राह दिखाई है उसी पर मैं भी आगे बढ़ूंगा, तो अनिल जी मेरा भी नोटा स्वीकार करें अनिल जी। आज मिली भगत है इतने टाइम बाद, मतलब पहली बार मैंने बंसल जी को ट्रोल नहीं किया। नहीं तो बंसल जी हमेशा बोलते हैं आप मुझे ट्रोल कर देते हो। अब बंसल जी मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है। आपको छूट दी, देखो सब तैयार हो जाते हैं। अब मैं पहले आपको टाइट कर देता हूं तो बाकी सब लोग फिर लाइन पे आ जाते हैं। अब आपको छूट दी, देखो कुणाल जी ने फायदा उठा लिया। चलिए कोई बात नहीं, किरण जी की तरफ चलते हैं। किरण जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर। अनिल जी वेरी गुड मॉर्निंग। दीप मॉर्निंग। Morning, अनिल जी, मेरा खरीदारी का इरादा है और ऐसा स्टॉक जो कि कल के गिरते हुए बाजार में बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया। स्टॉक का नाम है ONGC। ONGC डेज हाई के आसपास क्लोज हुआ है, 162.25 का क्लोजिंग है। मेरा मानना है कि आपका अगर आज और कल का व्यू है तो आपको 159.50 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशंस बनाने चाहिए। आपको 168 से लेके 170 तक टारगेट देखने को मिल जाने चाहिए। पर अगर आपका पोजिशनल व्यू है तो 155 का स्टॉप लॉस कर ले और फिर टारगेट्स मेरा मानना है कि 180 के आसपास के देखने को मिलेंगे। तो दो व्यूज है, थोड़ा सा मीडियम टर्म आउटलुक यानी 10-15 दिन का और एक आज कल का, तो दोनों स्टॉप लॉस टारगेट मैंने बता दिए। चलिए बढ़िया, तो ये है आपके लिए ONGC में खरीदारी करने के लिए। आइए नतीजों पर वरिंदर बंसल थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, देंगे आपको पूरा का पूरा विश्लेषण। उससे पहले कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर एक्शन भरपूर रह सकता है। कोटक महिंद्रा बैंक, कल रिजल्ट आए थे, माफ कीजिएगा, अच्छे रिजल्ट से बाजार के दौरान खराब बाजार में भी स्टॉक मजबूत रहा। और आज रिपोर्ट जो आई वो भी अच्छी है, स्पेशली जेफरीज की तरफ से टारगेट 2600 का। कुणाल जी चार्ट्स पर नजर डालिए कोटक महिंद्रा बैंक। अनिल जी देखिए, चार्ट भी अच्छा है, बाकी बैंक के स्टॉक्स के चार्ट्स के मुकाबले स्टॉक में हमने एक अच्छा कंसोलिडेशन देखा है। और मुझे लगता है अनिल जी, जैसे ही कंसोलिडेशन पूरा होगा कोटक बैंक में आपको एक तेजी देखने को मिलेगी और काफी ऊपर के लेवल से स्टॉक में आते हुए दिख सकते हैं। तो एक कंजेशन 1840 के आसपास नजर आता है। 1840 का लेवल जैसे ही स्टॉक पार करेगा, इसमें एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और फिर बहुत मुमकिन है कि 1920 1930 के लेवल्स भी आते हुए दिखें। तो 1840 के ऊपर मेरी खरीदारी कराएं। 1840 के ऊपर खरीदारी करने की राय। जे कुमार इंफ्रा, ये है वो स्टॉक जिस पर बंसल जी आपको नजर डालनी है। यहाँ पर इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ है, फंड एक्शन हुआ है। सुनील सिंघानिया साहब का जो फंड है एबेकस, उन्होंने 20 लाख शेयरों की खरीदारी की है इस स्टॉक में। चार्ट पर देखिए, 225 रुपये 10 पैसे। ओह, कल 9% मजबूत था। बताएं सर, क्या है इरादा? अनिल जी, चार्ट के ऊपर तो मल्टी ईयर ब्रेकआउट देखने को मिला है। 2021 के हाइस को इसने तोड़ा है और जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, यहाँ पर 297-300 के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। तो जिनके पास है होल्ड करें। अब अनिल जी मैं बोलूंगा करेक्शन पर खरीदें, करेक्शन है। अगर 230 के अराउंड के प्राइस मिल जाए तो वो गोल्डन लेवल्स हैं खरीदने के लिए। अब 230 के लेवल्स आते कि नहीं आते पता नहीं, बट अगर ये लेवल्स मिलते हैं तो खरीदना चाहिए। 297-300 की तरफ ये स्टॉक जा रहा है, तो खरीदारी की राय है जय कुमार इंफ्रा में। तो बंसल जी आप कह रहे हैं कि चार्ट्स पर इसने मल्टी ईयर ब्रेकआउट किया है, बहुत कई सालों का ऊपर का लेवल पार किया है। बिल्कुल जी, देखिए लेवल तो पहले भी पार करा था बट करेक्शन आई थी, अब सस्टेन कर रहा है। तो एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट इसके टेक्निकल चार्ट्स में तो आप कह रहे थे बंसल जी अभी तो आप ये जो टारगेट मैंने दिए नहीं, अभी तो आप कह रहे थे कि 2021 का लेवल पार किया। तो 2021 का लेवल 2022 में पार हुआ, तो मल्टी ईयर कैसे हुआ? देखिए अनिल जी, क्या था कि वो 2021 में ऊपर तो गया था बट ऊपर सस्टेन नहीं हुआ था। अनिल जी, ऊपर सस्टेन नहीं हुआ था। अगर हम देखें तो मल्टी ईयर ब्रेकआउट ही है इस स्टॉक के अंदर। अनिल जी अगर ध्यान दें तो अक्टूबर 2018 में कोई नेगेटिव न्यूज आई थी, काफी कुछ नेगेटिव हुआ था। यहाँ पर सेबी के फ्रंट पे भी कुछ हुआ था, स्टॉक में गैप डाउन हुआ था। तो बीच में कोविड के बाद रैली बनी, जुलाई 2021 में ऊपर भी गया बट ऊपर में सस्टेन नहीं हुआ था। अब सस्टेन अनिल जी अब हो रहा है। बेसिकली लेवल्स तो पहले भी क्रैक हुए थे बट ऊपर में सस्टेन नहीं हुआ था। अगर बड़ी पिक्चर को देखा जाए तो होल्ड नहीं हुए थे। अरे आप स्टॉक पे चले गया और ये लेवल्स दिए हैं 297-300 के। नहीं, वो स्टॉक का ठीक है, स्टॉक की रिकमेंडेशन में डाउट नहीं है। वो मल्टी ईयर ब्रेकआउट वाले पे सवाल था। तो कुणाल जी आपकी मदद करने के लिए आए हैं सामने। हाँ जी कुणाल जी बताइए।
अनिल जी देखिए, अब बंसल जी को महसूस हो रहा है कि पिक ऑफ द डे दे ही देनी चाहिए थी अनिल जी। जरूरी नहीं कि कभी कभी आप काम न करें तो आपको सीधा सीधा ही बोला जाए। टाइट करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। समझ, देखो कुणाल जी समझ गए और अब बंसल जी भी समझ गए। आइए तब तक मुलाकात करते हैं। सुमित जी भी हमारे साथ है और सिद्धार्थ जी भी जुड़ चुके हैं। सुमित जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। पिक ऑफ द डे के तौर पे मेरे को लग रहा है कोटक बैंक के अंदर ट्रेड लिया जा सकता है। कोटक बैंक में कुछ खास गिरावट देखने को मिली नहीं है। कोटक बैंक 1770 1775 के आसपास लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। नीचे में जो कोटक बैंक का सपोर्ट है चार्ट्स के ऊपर वो 1750 के पास है, तो 1750 का इसके अंदर स्टॉप लॉस होना चाहिए। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 1800 से 1825 ये इमीडिएट ट्रेडिंग के टारगेट होंगे। ओवरऑल 1850 प्लस के लेवल कोटक बैंक में जल्दी देखने को मिलने चाहिए, तो कोटक बैंक में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 1825, 1850 ये हैं वो सारे टारगेट्स, इसके लिए करें खरीदारी कोटक बैंक में 1750 के स्टॉप के साथ। सिद्धार्थ जी सुप्रभात, पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु और गुड मॉर्निंग सभी को। पिक ऑफ द डे के हिसाब से एग्रोकेमिकल और एग्रोकेमिकल का जायंट यूपीएल पे खरीदारी की राय है। यूपीएल मैं मानता हूं कि टॉप 5 एग्रोकेमिकल प्ले है वर्ल्ड का। मैं मानता हूं ग्लोबल मार्केट्स में काफी अच्छी डिमांड है, प्राइस अप्रिसिएशन मिल सकता है, अच्छे मार्जिन एक्सपैंड हो सकते हैं। तो यूपीएल पे खरीदारी की राय है। बहुत ही बेहतरीन कंपनी, बड़ी बैलेंस शीट वाली कंपनी। अगर मैं देखूं 2-3 दिनों का टाइम फ्रेम लूं, क्योंकि एकदम सेम डे का नहीं, 2-3 दिन का टाइम फ्रेम लूं, तो 860 का टारगेट होगा यूपीएल पे। और अगर किसी ने ले रखा है और लंबे समय के लिए लिया हुआ है तो 940 का भी टारगेट आ सकता है यूपीएल पे। तो यूपीएल पे खरीदारी की राय ऐसे पिकअप पे। ओके, तो यूपीएल है वो स्टॉक जहां पर आपके लिए खरीदारी की राय आती हुई सिद्धार्थ जी की तरफ से। ये एक और स्टॉक है जो कर सकता है कमाल। सिद्धार्थ जी एक और स्टॉक पर राय दीजिए जो आपका फेवरेट रहा है, दीपक नाइट्राइट। नतीजे मिले जुले हैं, उम्मीद से बेहतर है। वैसे तो दिखेंगे कमजोर, लेकिन उम्मीद भी कमजोर नतीजे गई थी। कैसे देख रहे हैं आप रिजल्ट्स को और क्या करना चाहिए सर? देखिए अनिल जी, ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट स्टॉक है जैसे आप जानते हैं, और ये भी बहुत बार मैंने बताया है कि मार्जिन मिस ये क्वार्टर में भी रहेगा और जो दिखा है। बट ओवरऑल पर्सपेक्टिव से एक्सपेक्टेड लाइंस में ही नतीजे रहे, थोड़े कमजोर मिले जुले। मैं मानता हूं आने वाले समय में जो इन्होंने पिछले 2-2.5 सालों में एक्सपेंशन किया है, अब इसमें और भी बढ़ोतरी करने वाले हैं। ये ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन कहते हैं, एक ही प्लांट में और कैपेसिटीज बढ़ाना। तो मैं मानता हूं कि दीपक नाइट्राइट पे अब मार्जिन प्रेशर नहीं रहेगा आने वाले क्वार्टर में। जरूर खरीदारी करनी चाहिए अगर कोई गिरावट मिले 2700 रुपए के टारगेट के लिए। तो ये है आपके लिए दीपक नाइट्राइट, गिरावट में खरीदारी करने का मौका बनेगा, टारगेट 2700 रुपए के। आइए बढ़ते हैं आगे और अब वक्त है वीआरएस वरिंदर रिजल्ट एक्सरे का नॉट वरिंदर रिसर्च स्टॉक, वरिंदर रिजल्ट एक्सरे का। आइए नतीजों का पूरा विश्लेषण देखते हैं वरिंदर बंसल के साथ। गुड मॉर्निंग वरिंदर, अच्छे नतीजों के साथ आपका स्वागत किया जाए। बताएं कौन कौन से दमदार रिजल्ट्स हैं आज आपकी लिस्ट में? सर, रेन इंडस्ट्रीज, गुड मॉर्निंग टू यू, ऑफ कोर्स, सॉरी टू यू एंड एवरीवन एल्स। रेन इंडस्ट्री सर, लास्ट क्वार्टर बहुत खराब था, ये क्वार्टर अच्छा था। कंसिस्टेंसी नहीं है सर, तो मेरे लिए बहुत फेवरेट स्टॉक नहीं है। बट इस बार क्वार्टर बहुत अच्छा था, क्योंकि अगर आप नंबर्स देखें तो टॉप डाउन बीट होगा। सेल्स 10% ऊपर आई है क्वार्टर। एबिटा 62% ऊपर आया है क्वार्टर। मार्जिन्स 12% से 18% हो गया सर। लास्ट क्वार्टर याद होगा इसने लॉस किया था कुछ 100 करोड़ का, और इस बार 277 करोड़ का प्रॉफिट किया। 10 टाइम पे ट्रेड करता है, बहुत महंगा स्टॉक नहीं है सर, बट एज आई सेड इट्स अ वेरी वॉलेटाइल स्टॉक इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स, सो नॉट इन माय फेवरेट लिस्ट। एक कंपनी जो मुझे बहुत बेहतरीन लगी सर, बहुत बेहतरीन लगी, और जिसके नंबर बहुत अच्छे आए थे, आई थिंक वो एबीबी इंडिया। और एबीबी इंडिया के साथ सर आप सारे के सारे जो मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड स्टॉक्स है उन पे भी नजर रखनी चाहिए। आई थिंक दे आर डूइंग वेरी गुड। शेफलर के नंबर्स बहुत अच्छे आए थे, एबीबी इंडिया के नंबर्स देखिए सर, मार्जिन बीट है। और इसमें सबसे जरूरी पॉइंट क्या है ना सर, जो ऑर्डर इनफ्लो है, आई थिंक ऑर्डर इनफ्लो जो है वो इट इज द हाईएस्ट इन द लास्ट 5 years। 23% YoY ऊपर है। इसका ऑर्डर बैकलॉग 20% ऊपर था सर, 5229 करोड़ कंपेयर टू 4328 करोड़। कंपनी ने बोला सर दिस इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्डर बुक बैकलॉग्स इन रिसेंट टाइम्स वी हैव। मार्जिन जैसे मैं बात कर रहा हूँ सर, 9.5% मार्जिन कंपेयर टू 8.8% मार्जिन क्वार्टर। YoY 6.4 था, तो उसमें भी अच्छा आया। पैट आपको नीचे दिखेगा बिकॉज उसमें सर एक
हायर टैक्स रेट है 61% का। टैक्सेस हायर था बिकॉज इन्होंने कुछ कैपिटल गेन बुक की है, टर्बो चार्जिंग बिजनेस बेचा था 293 करोड़ का, उसलिए आपको प्रॉफिट नीचे दिखेगा, बट आई थिंक दैट इज इमैटेरियल। आपको सेल्स देखना चाहिए, आपको ऑर्डर बुक देना चाहिए और मार्जिन देखने चाहिए। दीपक नाइट्राइट सर, नंबर्स ऑन द फेस ऑफ इट आपको खराब लगेंगे, बट जो एक्सपेक्टेशन थी स्ट्रीट पे, आई थिंक उससे बहुत बेहतरीन नंबर्स आए हैं। क्वार्टर क्वार्टर ग्रोथ आया सर कंपनी का, फिनॉल बिजनेस 9% बढ़ा है क्वार्टर क्वार्टर, और बेसिक इंटरमीडिएट जो बिजनेस है वो 15% बढ़ा है क्वार्टर क्वार्टर। नंबर्स की बात करूं सर तो सोचा था कि 1800 साढ़े 1800 करोड़ के आसपास का सेल्स आएगा, उससे ऊपर ही आया 1870 करोड़, 1872 करोड़ टू बी एग्जैक्ट। एबिटा 410 करोड़ आया सर, स्ट्रीट पे बात कर रहे थे 320-325 करोड़ आएगा, मार्जिन 22% आए हैं, मतलब एस्टिमेट था कि 17% के आसपास आएगा, और प्रॉफिट जैसे मैंने बोला कि हाँ भी इसका एस्टिमेट था 200 करोड़ आएगा, उसके सामने 267 करोड़ आया। सो दीपक नाइट्राइट आई थिंक दे डिड वेरी वेल कंपेयर टू व्हाट पीपल वर एक्सपेक्टिंग ऑन द स्ट्रीट। बट अगर इन तीनों में से रैंकिंग करना होगा सर तो एबीबी इंडिया, दीपक नाइट्राइट और रेन इंडस्ट्रीज 1 2 3। ओके, तो ये है आपके लिए दमदार नतीजे जिसमें एबीबी के नंबर्स बहुत ही तगड़े आते हुए दिखे हैं, रेन इंडस्ट्रीज मजबूत है, दीपक नाइट्राइट भी पसंद आता हुआ वरिंदर को। कमजोर नतीजों की लिस्ट लंबी है, छोटी आज एक ही है सर। चलो दो कर देता हूँ सर एक बार आपके लिए। कॉग्निजेंट आई थिंक मेरे लिस्ट में डाला नहीं है, बट आई थिंक जरूरी है उसके बारे में बोलना, बिकॉज बहुत सारे टेक्नोलॉजी कंपनीज हमारे इंडिया में देखती हैं कि कॉग्निजेंट ने कैसे परफॉर्म किया। क्वार्टर के नंबर अच्छे थे कॉग्निजेंट के, पर उनका गाइडेंस खराब था। आपने देखा होगा सर कि कॉग्निजेंट का जो स्टॉक है आफ्टर मार्केट आज यूएस में 5% डाउन है। सो हो सकता है कि आप थोड़े टेक्नोलॉजी स्टॉक्स वीक रहे बिकॉज उनका गाइडेंस खराब आया था। दूसरा कंपनी सर जो इंडिया में लिस्टेड है, लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज, आई थिंक इनके अगेन सर केमिकल्स में बहुत कम कंपनीज है जो परफॉर्म कर रही हैं। इनके मार्जिन एक टाइम पे जो 20-22% होते थे कम होकर 8% हो गए हैं। क्योंकि एबिटा मार्जिन देखिए सर 8% कंपेयर टू 14% क्वार्टर क्वार्टर में, इतना कमजोर नंबर आया है। एबिटा वाज डाउन 40% क्वार्टर क्वार्टर। सेल्स भी ऊपर थी, फ्लैट थी क्वार्टर क्वार्टर, बट मार्जिन भी बहुत खराब हो रही है और कोई सस्ता स्टॉक नहीं है सर। ओके, तो ये है आपके लिए लक्ष्मी ऑर्गेनिक का। अच्छे रिजल्ट उतने अच्छे नहीं है और शेयर भी है महंगा। उम्मीद के मुताबिक नतीजों की लिस्ट सर हैवेल्स, ऑनेस्टली आई वाज सरप्राइज कि मैं क्या करूं, किसमें डालूं किसमें न डालूं, बिकॉज़ अगर आप सेल्स नंबर देखें इसका तो सेल्स नंबर बहुत ही अच्छा है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा अच्छा है। 20% वॉल्यूम ग्रोथ सर, और मेरे ख्याल में 32% जो है इसका सेल्स बढ़ा है। तो बहुत दिन के बाद हमने 20% वॉल्यूम ग्रोथ देखा हैवेल्स में। पेंट अप डिमांड हुआ, लॉयड ने भी अच्छा किया इस बार, और एवरी सेगमेंट परफॉर्म वेरी वेल अगर आप टॉप लाइन देखें। बट इशू रहा मार्जिन पे सर। ग्रॉस मार्जिन इनके 8% कम हुए हैं, वाइन 8% कम हुए हैं। मार्जिन देखिए सर, एबिटा आपको एबिटा मार्जिन में इतना फॉल नहीं दिखेगा, बट आपको ग्रॉस मार्जिन देखने जरूरी है इन सब कंपनीज में। 8% नीचे वाइन। एबिटा जो है 15% से 11.5% रह गया। सेगमेंटल रेवेन्यूज में सर केबल्स का जो धंधा था वो जो 18.5 के आसपास का मार्जिन करता था वो 14% का मार्जिन करने लगा। लाइटिंग बिजनेस जो है 33% करता था वो 27% मार्जिन करने लगा। स्विच गियर फिर भी ठीक था। लॉयड ने अच्छा किया अगर आप देखेंगे क्वार्टर क्वार्टर, बट वाई ऑन वाई 13% से 5% ही था। तो सेगमेंटल मार्जिन खराब थे, बट टॉप लाइन बहुत अच्छी थी। एंड ऑफ कोर्स सर कोई सस्ता स्टॉक नहीं है, क्योंकि अगर मैं फॉरवर्ड भी नंबर्स लूं तो 50 रेपुटेट करता है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स टोटली इन लाइन था सर, टोटली इन लाइन। मतलब ऑनेस्टली ब्रिटानिया डिड वेरी वेल कंपेयर टू व्हाट पीपल वर एक्सपेक्टिंग, बट आई थिंक टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स टोटली इन लाइन। 14% मार्जिन सोचा था, 14% मार्जिन आया। एबिटा उतना ही था। इंडिया फूड बिजनेस सोचा था 18 या 20% ग्रो करेगा, 19% ग्रो किया। सो नथिंग मेजर इन टाटा कंज्यूमर। एज आई सेड, इफ यू हैव टू सी गुड रिजल्ट्स, आई थिंक एबीबी इंडिया वाज द वन। तो ये है सारे के सारे आपके लिए नतीजों की लंबी लिस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र, ये दमदार विश्लेषण देने के लिए नतीजों के लिए आपसे। आइए बढ़ते हैं आगे, हमारे कुछ और मेहमान हमारे साथ जुड़ने को है तैयार। आइए, राजेश पालिया साहब भी जुड़ चुके हैं। पालिया साहब गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी। सो पिक ऑफ द डे जो स्टॉक रहेगा वो रहेगा पेट्रोनेट। जिस तरीके से कल अगर हम मार्केट में देखें जिस तरीके से वॉलेटिलिटी थी, लेकिन पेट्रोनेट का अगर हम सेटअप देखें तो ये स्टॉक में काफ़ी स्टेबल बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे बना हुआ था और स्टॉक 210 रुपये के ऊपर कल भी क्लोजिंग देते हुए देखने को मिला। नियर टर्म चार्ट पे एक ब्रेकआउट ऑलरेडी इसमें विजिबल है, तो हमें लगता है यहाँ पे पेट्रोनेट को बाय करना चाहिए। आज के सेशन में 213-214 के आसपास ये स्टॉक की कल की क्लोजिंग है। हमें लगता है ये स्टॉक में 225 तक की अपसाइड यहाँ पे शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हम सजेस्ट करेंगे 208 रुपये 50 पैसे का, और पेट्रोनेट पे बाय करने की सलाह रहेगी। 208.50 का स्टॉप लॉस, 225 का टारगेट, पेट्रोनेट एलएनजी खरीदारी करने की राय पालव्या साहब की तरफ से। वागले साहब भी हैं तैयार। सर गुड मॉर्निंग, बताएं क्या इरादा है?
अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। मेरा बाय करने का इरादा है, बाय करना है पावर ग्रिड, जो कल वाले फॉलिंग मार्केट में जिस तरह से मार्केट टूट रहा था, पावर ग्रिड कल 2.5% ऊपर था और एक ब्रेकआउट लेवल, उसने एक इंपॉर्टेंट लेवल क्रॉस किया है। 237.60 का बंद है। मेरा मानना है 250 तक ये मुंह में जाना चाहिए, 2 से 3 दिन लग सकते हैं। आपका 234 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। ओके तो ये है आपके लिए पावर ग्रिड, और पावर स्टॉक्स में हमने अच्छा एक्शन भी बनते हुए देखा है। नज़र रखिए, आज भी कुछ पावर स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। SJVN, यहाँ पर इन्होंने टाटा पावर के साथ एक सोलर प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए करार किया है, इस पर भी रखिए नज़र। इनफैक्ट SJVN सुमित जी के रिडार पर भी रहता है। सुमित जी थोड़ा डल रहा है, ये 30 रुपये से वापस नीचे फिसता है। SJVN पर कोई राय सर? दिवांशु, अभी फिलहाल लग रहा है कि ये रेंज में घूमेगा। इसका जो रेंज चल रहा है वो 30 रुपया ऊपर के अंदर 30 साढ़े 30 रुपया, और नीचे के अंदर जो सपोर्ट बन रहा है वो 27 रुपए के पास बन रहा है। तो ये रेंज ही लग रही है कि इस रेंज के अंदर और थोड़े दिन ऐसे ही ट्रेड करेगा। हो सकता है हफ्ते 2 हफ्ते ऐसे ही ट्रेड करे। तो कोई भी नीचे आता है 50 पैसा तो लोअर लेवल्स पे खरीदारी करे। 30 रुपए तक का मूव ऊपर में फिर SJVN में देखने को मिल सकता है। ओके तो ये है आपके लिए SJVN, जिस पर आपको रखनी नज़र। आज नतीजों के दम पर ये रिएक्ट करेगा। कुछ और काउंटर्स भी हैं जो नतीजों के दम पर रिएक्ट करने वाले हैं। कार ट्रेड, कुणाल जी जरा इसकी नज़र डालें। मुनाफे से घाटे में आ गई कंपनी, हालांकि आय इनकी 13% बढ़कर आई है, बट कामकाजी तौर पर भी घाटा आया है, कामकाजी घाटा, और मुनाफा भी इनका अब घाटे में बदल गया है। जरा राय दें इस पर सर। देखिए दीपांशु, चार्ट भी खस्ता हाल है। जब से लिस्ट हुआ है तब से एक ही तरफा नीचे जाता रहा है। पिछले कुछ दिनों में कंसोलिडेशन जरूर हुआ, लेकिन इस कंसोलिडेशन में 700 रुपए का लेवल पार नहीं हुआ, और 700 इसके लिए एक इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल है। तो मेरी राय में बिल्कुल भी फिलहाल खरीदारी के बारे में सोचना नहीं चाहिए। जिन्होंने खरीदा हुआ है, मान लीजिए किसी तरह से कोई उछाल आता है तो निकलने का प्रयास करें। 700 के ऊपर ही स्टॉक जाएगा तब इसमें तेजी बनेगी। नीचे सपोर्ट जो है वो 500 में चार्ट कमजोर है, उछाल में निकलने का प्रयास करें। ओके, ये है आपके लिए कार ट्रेड में उछाल में करें बिकवाली और निकल जाएं। ये राय आपके लिए कुणाल जी की तरफ से। आइए, राय आई है ढेर सारी FI ब्रोकरेज रिपोर्ट्स, ब्रोकरेजेस की तरफ से। कल के RBI के एक्शन के बाद सारे ब्रोकरेजेस का व्यू लेकर हमारे साथ तैयार है वरुण दुबे। वरुण, बताइए क्या मूड बन रहा है FIs का कल के रेट हाइक को देखने के बाद? तो अनिल जी, कल का रेट हाइक जो हुआ, उन्होंने FIs को भी सरप्राइज कर दिया है। उन्होंने भी अनुमान नहीं लगाया था कि इतना रेट हाइक होगा। और ये अच्छा सुन के अच्छा लग रहा है, हमें लगा हमें ही झटका लगा, सबको लगा ना। CLSA को सबसे बड़ा झटका लगा है। अच्छा, वो कह रहे थे कि हमको पता था कि रेट हाइक होगा, लेकिन जो टाइमिंग थी रेट हाइक की, उसको लेके हम सबसे ज्यादा सरप्राइज। ये चीज बहुत इंटरेस्टिंग बोली। जो तेजी करने वाले वो भी सब बोल रहे थे हमें पता था रेट हाइक होगी, ठीक है, और जो मंदी करने वाले वो भी बोल रहे थे हमें पता था कि रेट हाइक होगी, लेकिन कल होगा ये किसी को दोनों को नहीं पता था। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि देखो जो एक तरफा तेजी कर रहे हैं उनको भी मालूम कभी न कभी तो होगी, लेकिन अभी नहीं हो रही, इसलिए आराम से करो। जो मंदी करने वाले उनको भी पता है कि कभी न कभी तो होगी मंदी करनी, लेकिन अभी नहीं होगी, टाइम है। तो टाइमिंग को लेकर सबको शौक लगा है। तो यही CLSA भी कह रहा है। उन्होंने तो अपने इसमें यही लिखा है कि टाइमिंग को लेके सबसे बड़ा सरप्राइज था, और उनको पता था कि रेट हाइक होने वाला है, लेकिन सरप्राइज हुआ। लेकिन हाँ, अब दरअसल ब्रोकरेज हाउस के अगर आप सुनेंगे तो पहले ये जो बोल रहे थे कि करीब 5% के आसपास का रेट हाइक एक साल में हो सकता है, तो इन्होंने अपने जो रेट हाइक के गाइडेंस है उसको सबके सबने बढ़ा दिया है। सबसे पहले देखिए JP Morgan, इनका कहना है कि अब जून में 50 बेसिस पॉइंट का एक रेट हाइक होगा, अगस्त में फिर से 25 बेसिस पॉइंट के आसपास का रेट हाइक हो सकता है, यानी कि अगस्त तक जो आपके रेपो रेट्स है वो 5.15% के आसपास हो सकते हैं। और सिर्फ रेपो रेट नहीं, बल्कि जो CRR है उसको भी जून में बढ़ाया जा सकता है। करीब 50 बेसिस पॉइंट के आसपास के जो हाइक है वो फिर से RBI जून में कर सकता है। लेकिन और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट JP Morgan कह रहा है कि RBI जो है वो जल्द से जल्द इसको रिवर्स करने की भी सोच सकता है। जो 75 बेसिस पॉइंट के आसपास का रेट हाइक RBI करेगा उसको जल्द से जल्द रिवर्स करने की भी सोच सकता है, क्योंकि जो रेट हाइक हो रहे हैं वो दरअसल ग्लोबल रीजन की वजह से हो रहे हैं, ये JP Morgan का कहना है। UBS कह रहा है कि FY23 के एंड तक जो रेपो रेट है वो 5.5 तक पहुंच सकते हैं। पहले इनका अनुमान था कि रेपो रेट 5% तक पहुंच सकते हैं, इन्होंने अपने अनुमान में करीब 0.5% के आसपास की बढ़ोतरी कर दी है। नमुरा, इनका कहना है कि जो फ्रंट लोडिंग है वो RBI कर रहा है, और आगे और फ्रंट लोडिंग आपको देखने मिल सकती है। पहले ये मान रहे थे कि FY22 के एंड तक, यानी कि कैलेंडर या एंड तक 5% रेट हाइक 5% तक रेपो रेट रहेगा। अब ये मान रहे हैं कि 5.75% के आसपास जो है रेपो रेट एंड ऑफ 2022 तक पहुंच सकता है। और CRR में सेकेंड हाफ में करीब 100 बेसिस पॉइंट, यानी कि 1% के आसपास की और बढ़ोतरी जो है वो RBI कर सकता है।
मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि रेट हाइक साइकिल जो है वो अब शुरू हो चुका है और यहाँ से और 50 बेसिस पॉइंट के आसपास के रेट हाइक हो सकते हैं, लेकिन इनका कहना है कि जो रियल रेट है उसको नॉर्मलाइज करने के लिए कहीं ना कहीं ये जो रेट हाइक्स है वो हो रहे हैं। क्रेडिट स्विस का कहना है कि आरबीआई जो है बेसिकली जो इन्फ्लेशन है उसको कहीं ना कहीं टारगेट कर रहा है और आगे आरबीआई को लगता है कि और भी इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ये क्रेडिट स्विस का कहना है। लेकिन साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि जो मार्केट में सेल ऑफ आया वो दरअसल ग्रोथ के रिस्क को लेके आया और जो रेट्स बढ़े हैं उसके चलते जो शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। साथ ही साथ बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी जो है उसके लिए ये जो एक्शन हुआ है यानी कि रेट हाइक का वो इसको न्यूट्रल मान रहे हैं। और जैसे कि सीएलएसए के मैंने शुरुआत में ही बताया, एक लाइन में इन्होंने कहा है कि हमको पता था होने वाला है, लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज टाइमिंग को लेके हुआ है। टाइमिंग चौंकाने वाली थी, समय से पहले या यूं कहें कि अगली पॉलिसी के पहले ब्याज दरों में बढ़ोतरी। तो अब सबसे ज्यादा और बढ़ोतरी होगी, ये कौन मान रहा है? अनिल जी 5.75 नोमुरा ने कहा है इस साल के एंड तक, कैलेंडर ईयर एंड तक। अच्छा, ये सबसे बड़ा ये है। पहले ये 5% बोल रहे थे, अब ये 5.75 बोल रहे, सीधे 75 बेसिस पॉइंट उन्होंने बढ़ा दिया। ओके, मतलब अभी यहाँ से और 0.1% बढ़ सकती है। हाँ, लेकिन अनिल जी ये भी काफी इंटरेस्टिंग कह रहा है जेपी मॉर्गन की, जिस स्पीड से आरबीआई बढ़ा रहा है उस स्पीड से काट भी सकता है फिर से। हाँ, काट सकता है। हाँ, आरबीआई विल बी कीन टू क्विकली रिवर्स 75 बेसिस पॉइंट ऑफ कट, ये जेपी मॉर्गन कह रहा है। वापस बढ़ना रिपोर्ट। RBI will be keen to quickly reverse those 75 basis point of cuts. नहीं, जो कट किया उसको रिवर्स। सॉरी मेरी गलती। जो कट किया उसको रिवर्स जल्दी कर गए। हाँ, उल्टा बोला। मैं वही सोचा, मैंने कहा रेट कर वैसा जेपी मॉर्गन वाले की नौकरी चली जाए। ओके, तो मतलब जो उन्होंने पहले रेट काटे हैं उसको वापस रिवर्स जल्दी से कर सकते हैं, यानी कि फिर से बढ़ा सकते हैं, ऐसा जेपी मॉर्गन का मानना है। यानी कि सारे एफआईसी मानकर चल रहे हैं कि रेट्स बढ़ने वाली है।